हेलो एवरीवन, अगर आप भी 12 के स्टूडेंट हैं और आपका कल पेपर है 24 मार्च को हिंदी का पेपर और अभी तक आपको कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है या थोड़ा बहुत हुआ है, आप कन्फ्यूज़न में है कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो हम आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पूरे आप 3 घंटे एग्ज़ाम में टाइम देंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है वो मैं 20 से 25 मिनट में ख़त्म करने वाले, जो कि पूरे एक मॉडल पेपर आपको दिखाने वाली हूँ और उसको पूरा हल सहित मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रश्न को लिखना है, किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सुनना है मेरी बातों को ध्यान से। तो चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं, मैथ इंग्लिश जितने भी हैं, सारे मैं आपको हेल्प कराऊंगी इस तरह के वीडियो लाके। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो मॉडल पेपर है, तो इसमें जो खंड क है, इसमें आपको 5 प्रश्न पूछेंगे बहुविकल्पी, जिसमें कि जैसे कि अष्टयाम के रचयिता है तो वो है नाभादास। और ख है कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक है वो है गोकुलनाथ। ग है कि भारत भारती की रचना विधा है तो ये है काव्य है। घ है कि सदल मिश्र की रचना है नासी केतोपाख्यान है। अंग है कि आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिगृहित किया है, तो वो किए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये पहला जो प्रश्न है, इसमें 5 आपको सबसे पहले बहुविकल्पी करने को मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, जो कि कह दिया हुआ है कि भारतेंदु युग की रचना है तो वो है प्रेम माधुरी। ख है कि रीति काल के कवि हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि बहुत ही इसमें आसान ये क्वेश्चन है। ग है कि आधुनिक युग की मीरा है, ये भी बहुत आसान है, लेकिन जान लीजिए महादेवी वर्मा। घ है कि कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वो चिदम्बरा पर मिला है। अंग है कि हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली तो भारतेंदु युग में प्रतिष्ठा मिली इसकी। उसके बाद तीसरे प्रश्न से पूछे जाएंगे, जैसे कि पैसेज आपको ये से दे दिया जाएगा और मैं एक पैसेज आपको पहचानने का एक तरीका बताती हूँ कि कोई भी पैसेज आप उसे थोड़ा सा पढ़िए और अपने जितने भी चैप्टर हैं आप उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर का नाम, जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, बहुत सारे ऐसे आपका चैप्टर में दिया हुआ है, जैसे मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। अशोक के फूल है, भाषा और आधुनिकता है, तेजस्वी मन के संपादित अंश है। तो अगर इस चैप्टर से अगर पैसेज बनता है तो उसको पहचानने का एक तरीका मैं आपको बहुत आसानी से बता दे रही हूँ। जैसे कि ये पैसेज दिया हुआ है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति चेतना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप प्रति हम जितने अधिक जागरूकता होंगे उतनी राष्ट्रीयता बलवती। तो इससे कैसे पता चला कि स्वरूप की बात हो रही है, इसमें स्वरूप आया है और राष्ट्रीयता आया है। तो जब भी अगर इस तरह के आए तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये राष्ट्र की जब भी बात हो तो आप समझ जाइएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप जो है इस चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचयिता जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसी तरह अगर कहीं अशोक लिखा हुआ है पैसेज में आ गए तो आप समझ जाइएगा कि अशोक से चैप्टर से लिया गया है। अगर फूल की भी बात हो तो वहाँ भी समझ जाइएगा कि अशोक आया है। अगर भाषा की बात हो, आधुनिकता की बात अगर उसमें पैसेज में आ जाए ये वर्ड ये सब, तो आप जान जाइएगा कि भाषा और ये आधुनिकता से लिया गया है। अगर मन की बात हो तो आप समझ जाइएगा कि तेजस्वी मन के संपादित अंश से ये लिया गया है। तो यह एक तरीका है पैसेज को पहचानने के लिए, जिसमें अब क्या आपको संदर्भ व्याख्या नहीं लिखना है, जैसे कि प्रश्नों का इसका आंसर लिखना है। प्रश्न जैसे दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है, तो इसका लिखने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। तो आप पहले लिखेंगे प्रश्न उत्तर 3, उसके बाद आपको जो पैसेज जो दिया है उसमें 5 प्रश्न आपको दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला ऐसे करके उत्तर लिखना है, ठीक यहाँ पे बीच में, फिर वैसे ही यहाँ पे दूसरा ऐसे करके फिर इसके से प्रयोग करना है, फिर ऐसे उत्तर लिखना है, ऐसे लाइन वाइज ऐसे नीचे लिखते चले जाना है 5 प्रश्नों। पहले तो क्या था कि जब पैसेज देता था तो सीधे लिख देता था कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए, लेकिन इसमें आपको 5 प्रश्न दिए हैं, 5 प्रश्न जिससे दिया है इसका आंसर ऐसे लिखना है। दूसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उसके बाद बस इतना से इतना तक का इसका व्याख्या करना है। उसके बाद है कि हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी का आशय स्पष्ट कीजिए।
उसके बाद है कि लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, और पांचवा है कि निर्मूल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से पैसेज को लिखना है इसका आंसर। उसके बाद चलिए हम चलते हैं प्रश्न 4 पे। देखिए और भी दिया है प्रश्न तीसरा में ये कि अथवा करके दिया है। अगर राष्ट्रीय के स्वरूप में अगर आपको नहीं आ रहा है तो अशोक करके पहले ही दे दिए, तो आपको इसे एक आइडिया लगेगा कि ये तो अशोक चैप्टर से लिया हुआ है, तो आप उसके चैप्टर का नाम जान जाएंगे अशोक। उसके बाद अशोक और फूल है, और उसके कौन लिखने वाले हैं, कौन लिखने वाले इसके रचयिता कौन है, तो वो है अशोक। जो अशोक चैप्टर जो है इसका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही इसमें भी प्रश्न दिया हुआ है। उसके बाद चलिए हम प्रश्न 4 पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और आपके पास भी टाइम बहुत कम है। तो प्रश्न 4 जैसे कि दिया हुआ है कि दिए गए पद्यांश, ये गद्य में से दिया है, ये पद्यांश में से दिया हुआ है कि इसमें भी 2 आपको दिया गया है। एक पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। तो ये जो है ये है महादेवी वर्मा का है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो ठीक इसमें भी ऐसे प्रश्न दिया हुआ है 5, बस जितना प्रश्न पूछे आपको उतना लिखना है। अगर वो नहीं आ रहा है तो अथवा करके इसमें दिया हुआ है कि एक दिन सहसा सूरज निकल अरे क्षितिज पर नहीं। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, और जो कि अधिकतम जो सीमा है वो 80 होना चाहिए। तो जब भी जीवन परिचय आप याद करिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि ये तो आएगा ही आएगा। और वासुदेव अग्रवाल जी का और प्रो जी रेड्डी, ये भी प्रो जी रेड्डी का हमेशा ये भी पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों आप इसको तैयार कर लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और प्रो जी रेड्डी, क्योंकि तीनों आपको तैयार करने का आपके पास उतना टाइम नहीं है और आप भूल जाएंगे, इसलिए आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रो जी रेड्डी का आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद ख है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं। तो इसमें महादेवी वर्मा का आपको हमेशा याद करना ही है, और जयशंकर प्रसाद का। इसमें से मैं आप दोनों को आप कहूँगी कि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद को आप याद रखिएगा। ठीक। उसके बाद 6 है कि ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो मैं इसका जो उद्देश्य जो है ध्रुव यात्रा का और पंचलाइट को आपको बता दे रही हूँ, ऐसे ही बस आपको सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो ध्रुव यात्रा जो है वो हिंदी के कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा ये लिखित एक मनोविज्ञान और मर्मरिक कहानी है। इस कहानी में जैसे आप पढ़े हुए कि जैनेन्द्र जी ने बताया है कि जो प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह सामाजिक बंधन है। जो प्रेम है वो पवित्र बंधन है और जो विवाह जो है वो एक सामाजिक बंधन है, समाज के दायरे में आके वो बंधित होती है। प्रेम की भावना व्यक्ति के लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही इसका कहानी रहा है। कहानीकार के अनुसार ये व्यक्तित्व की जो सुखों की अपेक्षा जो सार्वभौमिक और अलौकिक जिसे हम देख नहीं पाते हैं उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। अतः प्रेम की जो सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य जो उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। तो यह ध्रुव यात्रा जो है ये इनका जैनेन्द्र कुमार का है, और ये इनका मेन कहानी का ये उद्देश्य है इनका कि जो प्रेम जो है जो प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद हम जान लेते हैं पंचलाइट की कहानी जो है उसका उद्देश्य क्या है। हिंदी साहित्य के जगत के सुप्रसिद्ध जो फणीश्वर नाथ जो है रेणु, वो आंचलिक कथाकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है, जो कि कहानीकार में गांव के जो अंचल का जो वास्तविक चित्र खींचा हुआ है। आवश्यकता की किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, लेकिन इसी केंद्रीय भाव के आधार पर इस कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है, जो कि गोधन नाम का एक व्यक्ति होता है और पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब जो गलतियां जो होती है वो माफ़ कर दी जाती है गांव के द्वारा, और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं और उसी मनचाहे आचरण की उसे छूट दे दी जाती है। गांव के लोग जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बढ़ जाते हैं और वो अपने में ईर्ष्या द्वेष के भाव से वो भरे रहते हैं। इसका बड़ा
सजीव चित्रण जो है वो कहानी में दिया गया है कि कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है, मेन इसमें यह बताया है कि इस आधुनिक युग में जो अभी भी कुछ गांव और जो जातियां पिछड़ी हुई हैं, जो कि रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से हम देख नहीं पाते हैं रूप से, ये गांव के सुधार के प्रेरणा को इस कहानी के जरिए दी है। इस कहानी के जरिए बताया है कि कैसे गांव में अभी भी पिछड़ेपन है जाति को लेकर। तो इन दोनों में से कहानी में से एक ही आपको लिखना पड़ेगा। जैसे दे देगा कि पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, किसी एक कहानी का उद्देश्य का प्रकाश डालिए, उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो आपको एक ही करना है। तो हमने दोनों बता दिया है। आप आसान होगा, आप ये गोधन वाला ही लिखे जो कि पेट्रोमैक्स जो जला देता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न 7वें पे। प्रश्न 7वां में हमेशा ये लिखना है, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर संक्षेप में द्रौपदी का चरित्र चित्रण लिखिए। तो ये आप अलग से इसका वीडियो देख लीजिएगा, जो सत्य की जो जीत है वो एक बार आप देख लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम आते हैं खंड ख पे। खंड ख पे आपको दिया रहेगा दो प्रश्न जो कि संस्कृत से लिया रहेगा और आपको कहेगा कि इसको हिंदी में रूपांतरित करिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 8वां में क दिया है कि यज्ञ वाल्क्यो मैत्री मुवाच, और दूसरा में ये दिया है कि संस्कृत साहित्य सरम व्याकरण। तो इन दोनों में से अगर जो भी आपको आ रहा है वो आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका पहला का आपको जैसे बता दे रहे हैं आपको कि किस तरह के आपको हिंदी में ऐसे रूपांतर लिखना है। तो 8वां का क का मैं बता दे रही हूँ, इसका अर्थ क्या होगा इतने पैसेज का। तो उसका अर्थ है कि यज्ञ वाल्क्य ने मैत्री से कहा कि मैत्री, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, अतः तुम्हारी संपत्ति का इस दूसरी पत्नी का तैनी से बंटवारा कर दूं। मैत्री ने कहा, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए तो भी मैं उसे अमर हो जाऊंगी। यज्ञ वाल्क्य बोले, नहीं, तुम्हारा भी जीवन वैसे ही हो जाएगा जैसे साधन संपन्नों का जीवन होता है। संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। मैत्री बोली, मैं जिसे अमर न हो सकूं भला उनका क्या करूंगी। भगवान, आप जो अमरता का साधन जानते हैं केवल वही मुझे बताएं। यज्ञवाल्क्य ने कहा कि तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारे अमृत तत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। तो यही संस्कृत जो दिया हुआ है पैसेज, इसका अर्थ है। तो इस तरह से आपको लिखना है, इसका सिर्फ अर्थ लिखना है, कोई इसका भी संदर्भ व्याख्या कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपको इसको हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद खंड ख में जो 8वां प्रश्न है, इसी में आपको अथवा करके दिया है ख में कि श्लोक लिखना है। इसमें से आपको श्लोक का अर्थ लिखना है संदर्भ व्याख्या अनुवाद करके। तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतने हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं एक एक प्रश्नों को हल करा सकूं। जैसे जैसे मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके पास भी टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास भी टाइम नहीं है। अगर मैं बाद में ये वीडियो अपलोड करूँगी तो फिर आप कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। इसीलिए मैं भी अभी जब तक अभी कोई भी मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके लिए खासकर ये वीडियो है कि एक आइडिया से कम वो 60 से 70% वो मैं इस वीडियो में जो बता रही हूँ वो कवर पाएगा। पूरे हम 100% श्योर से कह रहे हैं कि 60 से 70% वो मेरे बताए हुए रास्ते से वो अगर फॉलो करता है तो वो कर पाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करिए। तो इसमें से जैसे कि आपको लिखना है, एक मैं बता दे रही हूँ, जैसे कि हाथ मलते रह जाना, तो इसका अर्थ होता है कि पश्चाताप होना। अब एक आपको वाक्य प्रयोग करना है, जैसे कि पहले तो मेहनत नहीं की, अब परीक्षा में फेल हो जाने पर हाथ मलने से क्या होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो जैसे कि इसमें से मैं एक ले लेती हूँ, एक इसमें जैसे कि महोदय है तो महाधन उदय हो गया, संधि विच्छेद ऐसे करना है। उसके बाद 11 है, 11 के जैसे कि क में इनके शब्द युग्म का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो जैसे कि आसित और असित, इन दोनों असित ही असित होगा, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग है। जैसे इस असित का मतलब होगा काला और इस असित का मतलब होगा खाया हुआ। उसके बाद इसमें दूसरा भी है कि परिताप प्रताप, तो ये परिताप का मतलब हो गया दुख और प्रताप का मतलब ये हो गया पराक्रम। उसके बाद ख है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द के 2 अर्थ चुनकर लिखिए। तो इससे लक्ष्य का कहे तो परिवारवाची शब्द है ये, तो लक्ष्य का हो गया निशाना, उद्देश्य। उसके बाद दूसरा है कि घृणा शब्द के सही अनेकार्थी रूप में दीजिए, विकल्पों से छांटिए। तो इसमें जो घृणा के जो परिवारवाची जो शब्द है, इसमें से आपको देख के टिक लगाना है। उसके बाद ग है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो जैसे कि थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाने वाला, उसको कहते हैं क्षण। क्षण मतलब थोड़ा सा, तो क्षण भंगुर कहेंगे उसको।
उसके बाद है कि जो अपने आचरण से पवित्र उसे कहते हैं शुचिकर्मा, शुचिकर्मा। उसके बाद घ है कि निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप को चुनकर लिखिए। किताबें, शब्द और कापियाँ कमरे में रखिए। वाक्य में कौन से अशुद्ध है इसमें आपको लिखना है। उसके बाद है मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिलता रहा, तो ये वाक्य ऐसे भी अशुद्धियाँ है तो आप इसको सही करेंगे, इतना आप दिमाग लगा के कर ही सकते हैं। उसके बाद 12 है कि साजी। उसके बाद एक 12 जो है पहले क्या होता था कि रस, छंद और अलंकार जो है उसमें सीधे कहता था कि श्लेष अलंकार लिखिए, यमक अलंकार लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए, तो छंद में ये छंद लिखिए, वो ऐसे करके आपको देता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब 2022 से आपको क्या कर दे कि इसको बहुविकल्पी बना दिया गया। जैसे आपको दिया रहेगा पंक्ति, उसको आपको पहचाना रहेगा इसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है। तो इसमें 12 का जो क है कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। इन पंक्ति में निहित रस का नाम निम्नलिखित विकल्पों में चुनकर लिखिए। तो ये वीर रस है। उसके बाद ख है कि नव उज्ज्वल जलधार, हीर हिरक सी सोहित, विच विच छहरित बूंद, मध्य मुक्तामनी मोहित। तो इस ये है सोरठा है ये हमारा। सब में से मैं एक एक प्रश्न बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ग है कि उधव जोग जोग हम नाही, तो इसमें यह है जो दो बार आए लेकिन अर्थ उसका अलग हो, तो ये यमक अलंकार है। उसके बाद प्रश्न 13 जो है कि अपने पसंदीदा कार्यक्रम की चर्चा करते हुए संबंधित टीवी चैनल निर्देशक पत्र को लिखकर कार्यक्रम को अधिक आकर्षक बनाने का सुझाव दीजिए। तो 13 में आपको क्या लिखना है कि एक पत्र लिखना है, या फिर कहे कि आप विद्यालय के वार्षिकोत्सव में भाग ले रहे हैं, पूर्वाभास के दौरान आपने देखा कि विद्यार्थी बाहर धूम्रपान कर रहे थे, इस समस्या के अवगत कराने के इसे रोकने के प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। तो मैं आपको इसमें पत्र लिखने के लिए बता रही हूँ जो कि आप इस बार हमको लग रहा है कि छात्रवृत्ति पे आएगा, क्योंकि इस बहुत सारे बच्चों का छात्रवृत्ति नहीं आया हुआ है। तो छात्रवृत्ति में बता दे रहे हैं, जैसे कोई भी किसी टाइप में पूछे तो मैं जिस तरह से बता रही हूँ उस टाइप से आपको बस लिख देना है और बाकी कुछ नहीं करना। जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है कि छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के एक आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको कोई भी किसी भी पत्र लिखने के लिए कहे, जिस तरीके में बस दिया हुआ है आप बस ऐसे करके लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो आपको लिखना है उत्तर सबसे पहले सेवा में, उसके बाद प्रधानाचार्य को, जिसको कहे प्रधानाचार्य को, अगर जिला अध्यक्ष को ऐसे करके लिखे तो वहाँ पे आपको यहाँ प्रधानाचार्य को जगह पे जिला अध्यक्ष ऐसे करके लिखना है। तो स्वयं प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद आपका कॉलेज का नाम लिखना है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैसे कि लिखा हुआ है, और ये कहाँ पे उसका आता पता थोड़ा बहुत लिख देना है। उसके बाद दिनांक लिख देना है। उसके बाद विषय ये लिखना है कि किस बात पे आप पत्र को लिख रहे हैं। तो छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में। अगर आप यहाँ तक अच्छे से लिख देते हैं तो जो कॉपी चेक करेगा तो विषय पढ़ लेगा, उसके बाद वो समझ जाएगा कि ज़रूर आप बच्चा इसमें यही लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सर या महाशय या महोदय, आप जो भी कुछ लिख सकते हैं, महोदय लिखिएगा सही रहेगा। उसके बाद क्या लिखना है, अपनी समस्या बताना है कि छात्रवृत्ति हमको क्यों ज़रूरत है। तो आप अपनी कहानी ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं पढ़ दे रही हूँ कि सबने निवेदन है कि मैं आपको विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी रिक्शा चालक और पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। मेरे परिवार में आय और कोई भी स्रोत नहीं है, मतलब पैसा आने का कोई भी और रास्ता नहीं है दूसरा। इस कारण मुझे पढ़ाई लिखाई में आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि मेरे पास किताब कापियों का भी सर्वदा अभाव रहा है, जिससे मेरी पढ़ाई भी बाधित होती है और मैं हमेशा आशंकित रहता हूँ कि कहीं बोर्ड के परीक्षा फल पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरी समस्या पर विचार करते हुए आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की स्वीकृति देने का कष्ट करें। इसके लिए मैं आपका हमेशा मतलब सर्वदा आभारी रहूँगा। उसके बाद आपको लिखना है धन्यवाद। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र, आप यहाँ इस टाइप में लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको नाम लिख देना है, उसके बाद क्रमांक, रोल नंबर लिख सकते हैं और क्लास लिख देना है। बस आपको कोई भी अगर किसी भी चीज़ पे आपको पत्र लिखने के लिए कहे तो यही तरीका है, आपको ऐसे ही ठीक लिखना है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो मेरे सपनों का भारत, मनोरंजन के आधुनिक साधन, बेकारी बेरोजगारी की समस्या में समाधान, समाचार पत्रों की वर्तमान सार्थकता। तो ये 5 जो चारों है इसमें से आप कोई भी पढ़ लीजिएगा।
तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़ जितने भी मैंने वीडियो में बहुत कुछ आपको जो नहीं बताया है, जो हमने देखने को बोले हैं, वो आप जाके देख लीजिए। बाकी आप दूसरा कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। अब तक के लिए जय हिंद। आप अच्छे से पेपर दीजिएगा।